आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हो गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बुधवार को एमओयू पर साइन कर दिया। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल्स के मैक्रो के साथ डिनर के दौरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए थे। अमेरिका और ईरान के बीच डील से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बम मारने की धमकी दे डाली। फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि यदि ईरान के समझौते का उल्लंघन किया तो उस पर जमकर बमबारी की जाएगी। और साथ ही ट्रंप ने ईरान को किसी तरह का मुआवजा देने से इनकार करते हुए ये कहा कि यदि ईरान सही तरह से काम करता है और लोग वहां पर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। फ्रांस में G7 समिट में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस आ गए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी से मिलने भारत तादाद में भारी भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर उमड़ गए। लोगों का उत्साह देखकर के पीएम मोदी गाड़ी से उतरकर उनके बीच पहुंचे। पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और लोगों से हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी आज यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम आज भारतीय समुदाय को संबोधित भी कर सकते हैं। G7 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी देखने में शांत लेकिन काफी ज्यादा सख्त व्यक्ति हैं। भारत में मोदी के बहुत इज्जत है। मैं भारत का बेहद सम्मान करता हूं। अगर भारत पर हमला हुआ तो मैं भारत के साथ रहूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि ईरान युद्ध पर भी पीएम मोदी से बात हुई है। ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है। द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। उनसे मिलकर खुशी हुई। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद है पश्चिम एशिया में जल्द ही शांति लौटेगी। हॉर्मुज का खुला रहा दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। पीएम ने हॉर्मुज में भारतीय नाविकों पर हो रहे हमले को लेकर के कहा कि पीस डील में नाविकों की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए। पीएम मोदी ने एवियन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान ये कहा कि भारत हमेशा शांति और मानवता के पक्ष में रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। और वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग की अपार संभावना है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार पर संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों की आज दिल्ली में सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। यूबीटी संसदीय दल की नेता अनिल देसाई ने पार्टी के सभी सांसदों को चिट्ठी जारी करके बैठक में बुलाया है। यूबीटी के किसी भी सांसद ने अभी खुलकर बगावत का ऐलान नहीं किया, लेकिन बुधवार का उद्धव गुट के सिर्फ 3 लोकसभा सांसद राजाभाऊ वाजे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई ही मीडिया के सामने आए। यूबीटी के 3 सांसदों ने कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की है। पार्टी में बगावत से उद्धव गुट आग बबूला हो चुकी है और अब संजय राउत बागी सांसदों के लिए गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने गाली देने के बाद ये भी कहा कि इस गाली को एडिट मत करना, इसको सबको सुनना चाहिए। पूरे प्रकरण में संजय राउत इतने बिफरे हुए थे कि उन्होंने डंके की चोट पर बागी सांसदों को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दे डाली। और शिवसेना उद्धव गुट में हुई बगावत पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में लगे हैं। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। बीजेपी की सत्ता की भूख मिटने वाली है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर के सपा में टूट वाले बयान के बाद से राजनीति गलियारों में खलबली मच गई है। अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर का समर्थन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी खुद सपा के सांसदों को तोड़ नहीं रही है। 2027 तक सपा के सांसद अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी में टूट के दामों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी से मुलाकात करने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए और सपा की टीम बहादुर है। ये लोग दूसरे के विधायक सांसद तोड़ रहे हैं, लेकिन यूपी में इनकी विधायक ही पाला बदलने के लिए तैयार हैं।
कई ऐसे लोग हैं जो समय पर ही पत्ते खोलते हैं। सपा एक मजबूत पार्टी है और कई बार उतार चढ़ाव देख चुकी है। टीएमसी ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा को घटाने का बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि ममता बनर्जी के दोनों पुराने पीएसओ को हटा लिया गया है। ये पीएसओ पिछले 20 साल से ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में तैनात थे और इन्हें हटाना पूर्व सीएम को अलग थलग करने और खतरे में डालने की सोची समझी चाल है। टीएमसी सीएम शुवेंदु अधिकारी को टैग करके लिखा कि बदले की राजनीति का आरोप आपका जुनून और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर सत्ता का गलत इस्तेमाल, ये साफ दिखता है कि आप असल में हैं कौन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के इतिहास को गुलामी का नहीं बल्कि विदेशी हमलावरों से संघर्ष और प्रतिरोध का बताया है। उदयपुर में महाराणा प्रताप की 460वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध केवल 2 सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरे समाज की तरफ से लड़ा गया महासंग्राम था। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भी शत्रु भय और असुरक्षा की स्थिति में रहा तो वास्तविक जीत किसकी हुई, इसका फैसला जो है वो इतिहास खुद करता है। दिल्ली में राशिद मर्डर के 2 आरोपी आतिफ और इस्माइल को पुलिस ने बीती रात एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और साथ ही हत्या के आरोपियों के बीच यमुना खदर इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी आतिफ और इस्माइल के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए। दयालपुर थाना क्षेत्र में 15 जून को राशिद की हत्या के बाद से आतिफ और इस्माइल फरार चल रहे थे। दिल्ली के सागरपुर में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की बिल्डिंग में आग लग गई। इमारत के तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और आग से ऑफिस के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। आग लगते ही इमारत और आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में किसी के भी जान को नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। मुंबई के विलेपाले में मार्केट में रफ्तार ने एक की जान ले ली है तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मार्केट के अंदर तेज रफ्तार कार के कहर से अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार ने सामने से आ रही स्कूटी सवार को उड़ा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक पर लापरवाही से कार चलाने का आरोप दर्ज किया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। कोलकाता में सीआईएसएफ जवान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी जवान पर पीड़ित ने ब्लैकमेल करके कई बार रेप का आरोप लगाया है। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में तैनात आरोपी जवान पीड़िता की मां का इलाज अस्पताल में चल रहा था और इसी दौरान दोनों के बीच जान पहचान हुई थी। आरोपी पर होटल में बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने होटल से जवान की वर्दी और अन्य सामान जांच के लिए भेज दिया है। पीड़िता ने परिवार वालों को बताई अपनी आप बीती, जिसके बाद मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची के निवारपुर में आरएसएस के ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। 2 अज्ञात लड़कों ने देर रात घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल बम से हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि दोनों बम कार्यालय तक नहीं पहुंची, बाउंड्री से टकरा करके बाहर ही गिर गई। पुलिस के मुताबिक सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान कर रही है और आसपास के लोगों से भी हमलावरों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में एक घर में एसी का कंप्रेसर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंप्रेसर फटने से घर में आग लग गई, जिसके बाद घर में धुआं फैल गया। घर में मौजूद मकान मालिक दम घुटने से बेहोश हो गए। परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एमपी के ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तकरीबन 20 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मामूली रूप से घायल कुछ लोगों को घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि भंडारी में प्रसाद खाने गए थे सभी लोग, तभी लौटते समय यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के नैनीताल में सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरी यात्रियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर और हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में कई की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि यूपी के मेरठ से घूमने आया था परिवार, रास्ते में लौटते समय संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गदरपुर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से एक ऑपरेटर की मौत हो गई। गैस रिसाव रोकने के दौरान ऑपरेटर गैस की चपेट में आने से तड़पकर
ऑपरेटर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नट खोलने के दौरान गैस लीक हुई और हादसे के बाद जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम गैस रिसाव रोकने में सफलता मिली। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के मऊ में मुहर्रम को लेकर के प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस प्रशासन ने ताजिया रखने और जुलूस के रास्ते की जानकारी ली और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन में नजर आई। जुलूस को लेकर के अधिक पुलिस की जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जुलूस के रास्ते में ड्रोन से नजर रखी जाएगी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों के जवान एक्शन मोड में नजर आए हैं, जहां पर श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार सुरक्षा के जवान निगरानी कर रहे हैं और इस दौरान सांबा इलाके में जवानों ने किसी भी हालत से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल के दौरान आतंकी हमलों से निपटने का अभ्यास किया। हाईवे पर सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर तैयारी की है। तेलंगाना के महबूब नगर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेज हवा और बारिश से कार पर दीवार गिरने से हादसा हुआ। कार पार करते समय कार पर दीवार गिर गई। हादसे के समय में कार में 2 लोग सवार थे, दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कार में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया शहर पर रूस ने रात भर हमले किए। रूसी सेना के अटैक में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसके अलावा 7 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी इमरजेंसी विभाग के मुताबिक हमले में कई इमारतें, गाड़ियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। रूसी हमले के बाद से राहत और बचाव दल को कई इलाकों में तैनात किया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूस लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में एक दर्दनाक बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बीती रात सेंट्रल पेरू के पहाड़ी इलाके में हुआ, जहां पर एक बस सड़क के नीचे उतर करके एक घर में टकरा कर पलट गई। हादसे में 16 यात्री जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। यात्रियों के मुताबिक राजधानी लीमा जा रही बस तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हालांकि पुलिस अभी हादसे की वजहों की जांच में जुटी हुई है। साउथ चीन में मानसून के आने के साथ ही भारी बारिश शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते 24,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। कुछ इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें इमरजेंसी टीम नाव के जरिए बचा रही है और खाने पीने और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। चीन के कई इलाकों में तेज बारिश से प्रभावित है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। डलास स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के लिए हैरी कैन ने 2 गोल दागे, जबकि जूड बेलिंगम और मार्कस रशफोर्ड ने 1-1 गोल किया। क्रोएशिया की ओर से मार्टिन और मूसा ने गोल किए। वहीं घाना के पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। इससे पहले पुर्तगाल और DR कॉन्गो के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हुआ। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 95 रनों से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। लीड्स में खेले हुए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 5 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। भारत के लिए श्रीचरणी ने 4 और शेफाली वर्मा ने 3 विकेट झटके। नंदिनी शर्मा को 2 और दीप्ति शर्मा को 1 विकेट मिला। शुभमन गिल और ईशान किशन की शतकीय पारी के बाद गेंदबाज के दमदार प्रदर्शन से भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 170 रन से शिकस्त दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर 3 गेंद में 232 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ली। भारत ने वनडे इतिहास में 8वीं बार 400 रन का आंकड़ा पार कर साउथ अफ्रीका की बराबरी पर पहुंच गया। भारत के लिए शुभमन गिल और ईशान ने शतक लगाया।